ना थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ाऊंगा। ये नोट्स है जो मैंने ये इसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है। ये क्या होती है बेसिक्स। ठीक है। तो ये क्या चीज होती है, व्हाट डू यू थिंक? ये कैलस है। ठीक है। अच्छा, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि हम इन विट्रो ग्रो करते हैं प्लांट के ऑर्गेन को। ठीक है। टिश्यू को आप क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मीडिया। This culture media is an excellent source for growth of contaminants। मैंने ये पहले बताया था कि ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट, ये क्या है? ये सोर्स है किसके लिए? कंटेमिनेशन के लिए, फंगस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, और ये सारा फॉर जनरल। ये आज ना मैं बताऊंगा कि भी इसके अंदर वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं और जिससे हम अवॉइड बैक्टीरियल पैथोजन और एक सक्सेसफुल टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा था कि ये सक्सेसफुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों उसके अंदर क्यों सोर्स है बच्चे? जो प्लांट का टिश्यू कल्चर मीडिया है एन एक्सीलेंट सोर्स फॉर पैथोजेंस। वाई? न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और साथ में शुगर होती है। शुगर जो है ये खुराक होती है किनकी? पैथोजेंस की। इसलिए यहाँ पर अगर कहते हैं ना वो एक पैटी प्लेट्स पड़ी हो और इधर कुछ वैसे कुछ और चीज पड़ी हो, तो पैथोजन ज्यादा पैटी प्लेट्स के ऊपर आएंगे बिकॉज दे कंटेन लॉट ऑफ शुगर्स एंड न्यूट्रिएंट्स और दैट्स एन आइडियल। आप भी अगर इधर केक पड़ा हो या कुछ और चीज पड़ी हो, डेफिनेटली आप केक की तरफ ही जाएंगे अगर वो एडिबल है ना। तो डेफिनेटली दिस जो मीडिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि यहाँ पर अब ये देखें कि एक होता है गुड कल्चर, एक होता है बैड कल्चर। अब यहाँ पर देखें ना, ये क्या है? गुड कल्चर। ये क्या है? बैड कल्चर। ठीक है। ये है कंटेमिनेटेड कल्चर। इसके ऊपर पूरे का पूरा कंटेमिनेशन आई हुई है। जब आपने इसको विजुअली देखना है तो यू नीड टू नो कि ये क्या हो रहा है। समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके लिए आपने पता होना चाहिए कि basically anything that we have the chance to make a direct contact with the culture media or action has to be sterilized and मैंने क्या करता कि हर चीज को आपने क्या करना है? स्टेरिलाइज करना है, चाहे वो मीडिया है या कोई फोर्सेप्स है या आपका टेस्ट ट्यूब्स है, ग्लास है, हर चीज जो मीडिया के साथ डायरेक्ट इन कंटेक्ट होना है, इट मस्ट बी autoclave or sterilized so that the pathogen may not be able to enter into the। ठीक है। तो इसके लिए अच्छा, अब क्या है कि तो टिश्यू कल्चर जो है practices usually use three level of contamination to preserve sterile condition during culture using sterilized media, tool, containers and extra working under sterilized environment and practicing sterilized टेक्निक्स। उसमें से सबसे पहला है ऑटोक्लेविंग है, सरफेस ट्रीटमेंट है, फिल्ट्रेशन है। दे आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक दैट कैन बी यूज टू अवॉइड कंटेमिनेशन। ठीक हो गया। अब एक वर्किंग कैसे बना सकते हैं, एक स्टीराइल एनवायरनमेंट एक लैब के अंदर आप इसको कैसे बना सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले ये है कि कंटेमिनेशन देख हम कहाँ से आ सकती है? एयर से भी आ सकती है। जब आप बोल देंगे उसमें से भी कंटेमिनेशन आ सकती है। ठीक है। तो आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी कि ये चीजें कैसे चल रही है। ठीक है। जब हम आर मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग द कल्चर और कल्चर मीडिया शुड बी डन इन अ लैमिनार फ्लो हुड। एक लैमिनार फ्लो जो हमने देखा था लैब में, उसी के अंदर ही ये सारा काम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, द लैमिनार फ्लो हुड इज अ कैबिनेट विच प्रोवाइड डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फिल्टर स्टेरिलाइजेशन एयर। वो उसके अंदर एक फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, उसके अंदर वो जो पीछे से हवा आती है ना, वो भी फिल्टर के थ्रू आती है। और उस फिल्टर को भी हर थोड़े दिनों के बाद उसको चेंज करना चाहिए या एटलीस्ट उसको वॉश करके अच्छे तरीके से, ताकि अगर उसके अंदर एयर का कोई
जो पार्टिकल्स हैं या डस्ट को उसके अंदर, वो डस्ट की वजह से भी पैथोजन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो टिश्यू कल्चर लैब है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा आपकी सेफ्टी जो है ना, आपको जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, जो माइक्रोबायोलॉजी की सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए इफ यू वांट टू बी अ वेरी गुड अभी ये टिश्यू कल्चर के अंदर एक्सपर्ट होना आपको वो चीजें सारी, सारे माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी वो रूल्स हैं, बैक्टीरिया कैसे कल्चर करते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको कंडेमिनेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अच्छा वो सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया अब है ये वॉश, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपने अपने वॉश करने हैं हैंड्स को, अच्छे तरीके से आपने वॉश करने हैं। क्या, और वॉश योर हैंड। उसके बाद आप टर्निंग ऑन द लैमिनर एयर पाइप द साइड्स, आपने जितनी भी लैमिनर फ्लो है उसकी सारी साइड्स ऊपर नीचे हर जो है उसको वाइप ऑफ कर देना है विद 70% एथेनॉल के साथ या स्प्रिट के साथ। ठीक है, फिर एथेनॉल वाइप द सरफेस ऑफ द मटेरियल यू विल नीड, उसमें सारा कुछ आपने फिर fill the reagent bottle when you first pick them up. If any flocculent material float up from the bottom of the stock, इसके definitely should not be used. अब flocculent किसे कहते हैं बच्चों? नॉर्मली जब हम मीडिया बनाते हैं ना, जब भी हम, गर्मी नहीं लग रही आपको? ये तो बहुत लग रही है। ओके, अच्छा ये है कि आपने क्या करना है कि आपने बॉटल्स के अंदर अगर, अच्छा मुझे ये बताएं कि वो क्या होता है जैसे हम कहते हैं, आप घर में जब कोई क्रीम यूज करते हैं, क्या क्रीम या शैम्पू या कोई चीज यूज करते हैं, उसके अंदर कभी आपने उसके इंग्रेडिएंट देखे कि क्या क्या होते हैं? उसके अंदर काफी चीजें होती है, लेकिन ये नहीं होता कि वो अलग अलग लगे हों। ठीक है, लेकिन वो सारे मिक्स होके वो क्या होता है, एक ही। जी जी, वालेकुम सलाम बच्चा, क्या हाल है? अच्छा आप मुझे, आप मेरे ऑफिस में बैठे, मैं आता हूँ। अच्छा, क्या है कि क्या कह रहे थे हम, इमल्शन किसे कहते हैं? दो इमिसिबल सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाए उसे इमल्शन कहते हैं। दो दो ऐसे कुछ ऑयल और वाटर आपस में नहीं मिलते, लेकिन अगर हम उसके दरमियान में इमल्सिफायर ऐड कर देना, वो इन दोनों को बाइंड कर मिला देगा और एक ही चीज बन जाएगी, उसे कहते हैं इमल्शन। उसी का कहते हैं इमल्शन। किसे कहते हैं? कि दो ऑयल एंड वाटर को आपस में मिला दे तो नहीं मिलेगा, ऑयल अलहदा होगा, पानी अलहदा होगा। लेकिन अगर हम उसके दरमियान में कोई डिटर्जेंट ऐड कर दे, कोई ऐसी चीज ऐड कर दे जो उन दोनों के दरमियान उनको मिक्स कर दे और वो चीज एक ही नजर आए, उसे हम कहते हैं इमल्शन। जब भी आपने एमएस मीडिया बनाना है ना, तो इमल्शन होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल अलहदा से, उसे कहते हैं, अगर सॉलिड पार्टिकल अलहदा से नजर आए उसे कहते हैं फ्लक्कुलेंट। उसे क्या कहते हैं? ये यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है, फ्लक्कुलेंट मटीरियल जो है ना, वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मिक्स्ड इन द। ठीक है, फ्लक्कुलेशन का समझ आ गई? फर्ज किया हमारे पास नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मेरा एक दोस्त है वो काम करता है एलजी के ऊपर, ये कुछ नहीं कुछ एलजी ऐसी डिस्कवर, शायद बॉटनी डिपार्टमेंट में भी काम हो रहा हो एलजी के ऊपर। एलजी एक ऐसी एलजी डिस्कवर की है कि जो गंदे पानी के अंदर उसको ग्रो करे ना, तो वो तमाम जितने भी मटेरियल होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल, उनको फ्लक्कुलेट कर देता है। वो क्या कर देता है, इकट्ठा करके ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, उसको फिर हम बाहर निकाल दे तो वो पानी नीचे साफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट है।
लेकिन टिश्यू कल्चर के जो मीडिया है उसके अंदर फ्लकुलेंट नहीं होने चाहिए, उसके अंदर फ्लकुलेंट नहीं, क्योंकि ये फ्लकुलेंट उसके अंदर नॉर्मली कंटेमिनेशन होती है उसके अंदर, दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। समझ आ रही है आप लोगों को? अब आपको फ्लकुलेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब है, अच्छा प्लेस योर बॉटल फाइबर सोर्सेस टुगेदर इन अ रियल पार्टनर ऑफ द गुड, क्या मतलब? मीडिया ना आपने फर्ज किया ना, आपने बिल्कुल साइड पे रखे, पैटी प्लेट्स दरमियान में हो, आपने यहां से चीज लेनी है इसके ऊपर, वो आपने ना ऐसा नहीं करना कि पैटी प्लेट के ऊपर ऐसे करके काम, आपने आपकी बॉडी ऊपर नहीं उसके ऊपर आनी चाहिए, पैटी प्लेट्स के ऊपर बोलना है तो वो नहीं बोलना आपने, उसके हवा नहीं जानी चाहिए, ग्लव्स आपने यूज करना है। तो ये वो प्रिकॉशंस हैं अगर आपने टिश्यू कल्चर मीडिया के अंदर या लैब के अंदर काम करना है, भी आपने इस तरह का कोशिश करना है कि वो जो सारे मटेरियल्स हैं, वो बॉटल्स हैं, वो बिल्कुल साइड पे हो, और उसको भी ये ना हो गया आप, अच्छा अब आपका मीडिया इधर पड़ा है, बन गया मीडिया इधर है, बॉटल इतनी बड़ी है, आप इसको उठाने के लिए वहां से फिर वो ऊपर से आपका हाथ जब कंटेमिनेशन ना आ जाए, क्योंकि आपके इधर से भी कोई ना कोई अगर डस्ट पार्टिकल कोई चीज ऐसी चली गई है, आपने कोशिश करना है कि वो लैब कोट पहने, वो अच्छे तरीके से वो अपनी चीजें सारी आप कवर करें। जैसा फूड सेफ्टी के लिए अक्सर आप लोगों ने ट्रेनिंग की हो, तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे आपने अपने हैंड, फूड अगर फूड इंडस्ट्री है, आपने वहां पर कोई काम करना है, एज इंजीनियर काम करते हैं, तो आपने क्या करना है वहां पर स्पेशली उन्होंने ना आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने जाना है, आपने यहाँ भी साफ करना है, इसके नौकर के अंदर भी कोई शायरी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है वो बाद में वो लोगों ने खाना है, ठीक है। तो आपकी चीजें हर लिहाज से साफ होनी चाहिए। मेरी बात की समझ आई ना? तो इसी तरह टिश्यू कल्चर लैब के अंदर भी आपने जाने से पहले आपका हाथ और वॉश अच्छे तरीके से, इवन यहाँ भी कोई ऐसे करके आपने इसको भी, इसके अंदर भी कुछ शायरी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, हाथ को भी स्टेरिलाइज करके, मुंह को बंद करके। समझ आ गई आपको? तो दिस इज द वे यू शुड गो इनटू द टिश्यू कल्चर लैब, ठीक है। इवन आपका हेयर भी नहीं, आपने समझो पुक्के, वो अगर लड़कियां हैं तो आपने पूरा इस्लामी ड्रेस पा के जाना है, निकाब करके जाना है, ठीक है। चलो किसी तरीके का निकाब तो कर लेनी है, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? आप इसलिए इस्लाम का ड्रेस जड़ा ना असल वही ड्रेस है। क्या उसके बाद ये है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? Tomatoes will always burn towards the back of the wood and try to put your hands behind the culture, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। दिस blows force from your hand into the culture when parting, always use a pipette bulb or automatic pipetter, be careful not to let the end of the pipette touch any surface। आपने कोई भी, आपने कोई पाइपट के बारे में जानते क्या होता है? पाइपट ऐसा यूज करना है कि वो टच ना हो किसी सरफेस के साथ, किसी भी सरफेस के साथ टच होगा तो डेफिनेटली उससे उसके अंदर कंटेमिनेशन आ जाएगी। समझ आ गई आपको? आपने इस तरह का माहौल वहां पर प्रोवाइड करना है कि वो सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद क्या है? Do all need to place, अच्छा बैटरी का हो गया in the hold unless instructed not to do and move the stock agent before starting the transfer। अगर आपने कोई स्टॉक मीडिया भी उसके अंदर ऐड करना है तो वो भी आपने कहाँ ऐड करना है? हुड के अंदर ऐड करना है आपने स्पेशली। हर काम, इवन मीडिया प्रिपेयर भी करना है तो कोई ऐसा, अच्छा में लैब के अंदर ना एक तो हो ना जहां पर वर्किंग करनी है हुड, लैमिनार एयर फ्लो, एक वो मीडिया प्रिपरेशन के लिए भी लैदा होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जहां पर आपने इतनी अच्छी लैब होनी चाहिए। हमारी तो लैब अक नहीं है ना, लैमिनार फ्लो में भी असल में वो फिर थोड़ा सा कंटेमिनेशन आने के चांसेस होते हैं। जी जी, आपने उसको इस तरीके से रेडी करना है कि वो चीजें कंटेमिनेशन ना हो। वो आप समझ आ गई, आपने पूरी स्टरलाइजेशन की वो टेक्निक्स हैं। उसके लिए जो अक्सर टिश्यू कल्चर लैब होती है ना, फर्ज किया ये ये है कि आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ये आपको मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर ही इसका लिंक शेयर हो जाएगा, तो वहां से ये आप अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, ताकि ये आपको
लिए इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब है कि ऑटोक्लेविंग क्या होती है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर 121 डिग्री सेंटीग्रेड को 15 मिनट के लिए इतने प्रेशर के ऊपर आपने उसको रखना होता है। लेकिन ये काम करने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाता है। पहले 15-20 मिनट प्रेशर बनने के लिए, फिर 15 मिनट वैसे रह गया, फिर प्रेशर डाउन होने के लिए ये सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम कौन कौन सी चीजें हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर हीट स्टेबल एंड दे मे बी ऑटोक्लेव्ड। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसको हम ऑटोक्लेव करवा सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उनको ऑटोक्लेव के लिए तो मसला होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली नॉर्मली होती है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन और हाइड्रोकार्बन दरमियान में से कहीं ब्रेक ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर अभी वो हीट स्टेबल नहीं रहती। ठीक है। अब यहाँ पर वो सारी कहानी मैंने बताई है, देखता हूँ आप। अच्छा, ऑटोक्लेव ऑर्गेनिक कंपाउंड are harmful regulator amino acids and compound and whatever may be degraded during autoclaving. ठीक है, जैसा breakdown may be okay for some organic compound but harmful for, so the breakdown of sucrose into glucose and glucose during autoclaving may not reduce their, अगर ग्लूकोज स्टार्च है ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर स्टार्च ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑक्सीजन है, वो साइटोकाइनेंस है, ग्रोथ रेगुलेटर्स है, वो ब्रेक हो जाए तो वो प्रॉब्लम है। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, however, the breakdown of vitamin will cause loss of their biofunctions. Compounds that are weak, unstable, and thus could not be autoclaved include ADA को हमें ऑटोक्लेव नहीं करना चाहिए। अब सिट्रिक एसिड इसको कहते हैं, क्रिस्टलाइन सिट्रिक एसिड है। ये क्या विटामिन है? फोलिक एसिड है, विटामिन है, जिबरन है, ये सारे कैलेटर्स हैं। ये जितने भी विटामिन विटामिन है, और इनको हमें ऑटोक्लेव नहीं करना है। इनको फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, नेक्स्ट एनवायरनमेंट होगी फिल्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, और टूल एंड कंटेनर में भी रैप में एल्यूमिनियम फॉयल एंड बाकी जितने भी टूल्स हैं वो हम ऑटोक्लेव करवा सकते हैं, और उसको रैप करके और उसको अच्छे तरीके से स्टेरिलाइजेशन उसकी। फिर आगे आगे फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होती है? जी बच्चे, व्हाट इज फिल्ट्रेशन? सुधारते हैं। हाँ, ये भी एक दूसरी जो आपने फिल्ट्रेशन वो भी है। आजकल ना वो मिलती है एक छोटी सी, वो मैं आपको इसको वीडियो भी दिखाता हूँ कि जो फिल्टर होते हैं उसके अंदर ना हम उसके अंदर वही माइक्रो फिल्टर लगे होते हैं, 20 माइक्रोमीटर से कम साइज वाले वो लगे होते हैं। उसमें से मीडिया हम गुजारते हैं ना, तो बैक्टीरिया सारे कंटेमिनेशन वो ऊपर आ जाती है, और जो हमारा कल्चर है या वो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो आपके नीचे चले जाते हैं। लेकिन ये काम भी आपने कहाँ करना है? लेमिनर फ्लो के अंदर, ताकि कोई और कंटेमिनेशन ना आ सके। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसके लिए हमारी जब निपजी में हम काम करते थे तो हमारी एक मैडम होती थी, वो बना के हमारे लिए रख देती थी ग्रोथ रेगुलेटर, ये वो सारे ना। हम पहले एमएस मीडिया बना लेते थे, बाद में उसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर ऐड करते थे। लेकिन वहां पर इन्वायरमेंट इतनी अच्छी थी, साफ सुथरी थी, कि वहां पर कंटेमिनेशन नहीं आती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी ते अन्ने वाह निकम्मी यूनिवर्सिटी, ते निकम्मे मीडिया, ते निकम्मा सारा कुछ, ते ना ही कोई इत्थे कोई फैसिलिटेट करता है। हमने तो इतनी अच्छी सी लैब से काम किया हुआ है कि ना, मजाक नहीं करता। मजा, मैं ना एक बार मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी गया ना, तो वो मुझे कहते हैं, उन्होंने उनके पास एक किट आई माइक्रो स्मॉल आरएनए आइसोलेशन की। मैंने जिंदगी में कभी माइक्रो आरएनए आइसोलेट नहीं किए थे। वो मुझे कहते हैं ये किट है, इसको पढ़ो, आरएनए आइसोलेट करो, स्मॉल आरएनए आइसोलेशन करो। मैं बड़ा डरया, मैं पहली बार पाकिस्तान चुप गया। मैं को पता नहीं कितना दी होनी है। मैं पढ़िया थे कड़म तो बात ना, आइसोलेट कर लिया आरएनए, पूरा जो उसके ऊपर लिखा हुआ था उसके मुताबिक कर लिया। बाद में मैं अपने अपने उधर सुपरवाइजर को बताया कि मैंने ये आइसोलेट कर लिया है। कह रहा इसको फ्रिज में रख दो, आइसोलेट हो गए होंगे। मैं कहा यार मैंने तो, मुझे पता नहीं आइसोलेट हो या कि नहीं, चेक तो करिए कितने। उन्होंने नहीं हो गए होंगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उनकी चीजें सारी ना दो नंबर नहीं होती, हर शय परफेक्ट होती। वाकई मैं अपने सुपरवाइजर तो चोरी ना उन्होंने चलते रन किया चेक करने ਲਈ कि वाकई मेरे जो ਸਮਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ना
तो आइसोलेट हुए कि नहीं, वो वाकई ठीक हुए, बड़ी अच्छे, बड़ा कॉन्फिडेंस, बंदे को कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। अब इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर तो बंदे का कॉन्फिडेंस ना ना, लेकिन यहाँ सीखने को ज्यादा मिलता है। आपके कॉन्फिडेंस शायद वो, क्योंकि जब आप बार बार एक चीज को कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर कई गलतियां होती है ना, उस गलतियों को फिर जब बंदा इम्प्रूव करता है ना, उससे भी ज्यादा सीखता है। एक चीज ऑलरेडी आपने मिल गई आपको, शायद आपने उसके अंदर इतनी, हर चीज की पॉजिटिव भी होती है, हर चीज की नेगेटिविटी भी होती है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखे ना, अब है माइक्रो फिल्ट्रेशन, ये क्या होती है? ये माइक्रो फिल्ट्रेशन डन बाय पासिंग द फ्यूजन टू अ मेम्ब्रेन फिल्टर। एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर फिल्टर लगा होता है, और उसके अंदर से हम, अच्छा एक मिनट मैं ना इसको पॉज कर देता हूँ। ओके, अब है फिल्ट्रेशन। व्हाट इज अ माइक्रो फिल्ट्रेशन? क्या होती है? कोई एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि वो स्टरलाइजेशन करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर दीज आर ऑल द प्लेसेस बिटवीन द सेक्शन ऑफ द फिल्टर, और उसके बाद इसका 0.5, इसका जो फिल्टर का साइज होता है, वो सीव का साइज क्या होता है, 0.22 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है क्रिएटिंग, उसके बाद अगला आ गया एक्सप्लांट को आपने कैसे स्टेरिलाइजेशन करनी है, अगला है। अच्छा, एक्सप्लांट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने उसको पहले ब्लीच करना है। कल बताया ना कि सीड, एक्सप्लांट क्या होता है, व्हाट इज एक्सप्लांट, कल्चर कर सकते हैं। अच्छा उसके लिए क्या करेंगे कि आप लीफ लेंगे, ठीक है, ये बाहर से लीफ लेंगे, और इसको आप स्टेरिलाइजेशन पहले करेंगे। अच्छा स्टेरिलाइजेशन इस तरह करनी है, स्टेरिलाइजेशन ऐसे करनी है कि इसका जो क्लोरोफिल कंटेंट है और ये पूरा इसका लीफ जो है ना, ये डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी जो कंटेमिनेशन हैं वो खत्म हो जाए, ये मकसद है। एक्सप्लांट को स्टेरिलाइजेशन का मकसद क्या है कि लीफ के इर्द गिर्द सारे माइक्रोब्स खत्म हो जाएं विदाउट अफेक्टिंग देयर इंटरनल ग्रोथ। और अच्छा अब इसके लिए हम, ज़ाहिर है लोगों ने क्या किया होगा कि डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज की होंगी, फिर देखा होगा कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर माइक्रोब्स तो मर जाते हैं, लेकिन प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, या लिटिल डैमेज हो जा, लेकिन वो ऐसा डैमेज हो जो कि रिकवर हो सके। ये एक साइंस है इसकी। साइंस क्या है कि आपने मीडिया के अंदर कोई भी चीज डाली है, इट मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड, ऑटोक्लेव, और जो भी, हर चीज आपको ये इसके बारे में पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, समझ आ गई। अच्छा उसके अंदर ये है कि अब एक्सप्लांट्स अगर प्लांट टिश्यू टू बी कल्टीवेटेड, द प्लांट टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव लेस सेल वॉल और फाइबर्स are rich in are usually good candidate for एक्सप्लांट। एक्सप्लांट्स आर रूटेड भी हो सकती है, फ्रूटेड भी हो सकती है, या फ्लोरल ऑर्गन भी हो सकता है, इमेच्योर एम्ब्रियो भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन आइडियल एक्सप्लांट वो होता है जिसके अंदर सेल वॉल कम हो, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो, और उसको हम कहते हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको। अच्छा अब है कि एक्सप्लांट नीड टू बी सर्कुलेटेड, दिस यूजुअली डन बाय सोकिंग द एक्सप्लांट इन 10%। अच्छा अब इसके लिए मुख्तलिफ जो है ना, प्लांट्स के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ को वो ब्लीच यूज करते हैं, कुछ को वो सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, कुछ को 70% एथानॉल यूज करते हैं, ठीक है। ये हर प्लांट की स्ट्रक्चर, सीड साइज, उसका टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस किससे उससे अच्छे रिजल्ट आए, किससे उससे अच्छे रिजल्ट्स आए, ये बताया हुआ है, ठीक है। सोडियम हाइड्रो हाइड्रो जो सॉल्यूशन है for 10 to 50 minutes, longer soaking time or high pH concentration usually causes cell damage। वो मैंने बताया कि सेल डैमेज भी हो सकता है आपके एक्सप्लांटेड टिश्यूज का, reduce the chance for successful। अच्छा अगर आपने 70% एथेनॉल के अंदर करना है ना, फिर आपने 5 मिनट के लिए नहीं रखना उसको, उसको सिर्फ डिप करना है, निकाल देना, लीफ को जस्ट डिप करना है। अच्छा फिर आपने उसको निकालने के बाद उसको डबल डिस्टिल ऑटोक्लेव वाटर, वाटर से उसको वॉश करना है। किससे करना है? अच्छा ये लीफ आप लेके जाएंगे ना, इसको पहले ना आपने टैप वाटर के अंदर रख देना है लैब में, इसको लीफ को लेके गए, टैप वाटर जो होता है ना नॉर्मल वाटर, उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से वॉश करें, ताकि ऊपर जो डस्ट है
उदाहरण इसके ऊपर डस्ट तो होगी ना, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर दे, फिर 70% एथेनॉल के अंदर उसको टिप कर दे, फौरन टिप करे बाहर निकाल दे, और फिर उसको ऑटोक्लेव वाटर के साथ 4 से 5 बार उसको अच्छे तरीके से। अब वो कैसे करेंगे, आप वो जो हमारा होता है जैम वाला जार, उसके अंदर लीफ डाल दें, उसके अंदर 70% एथेनॉल के अंदर डाल के फौरन निकाले बाहर, फिर नए फ्लास्क के अंदर डाल दें उसको, और उसके अंदर पानी से उसको ऑटोक्लेव वाटर के साथ उसको अच्छे तरीके से, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और पानी को डिस्कार्ड कर दें, फिर दोबारा पानी डालें, फिर उसको अच्छे तरीके से स्टिल करें, ठीक है, फिर पानी को निकाल दें, फिर उसको 3 4 5 बार वॉशिंग आपने, ताकि एक भी मालिक्यूल जो है ना 70% एथेनॉल का, वो आपके सरफेस के ऊपर नहा रहे। समझ आ रही है आपको? ये काम वो होगा जब आप प्रैक्टिकली करेंगे। मैं शायद पढ़ाने से आपको, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि फिलहाल समझाने की, कि ये इसको अगर आपने प्रैक्टिकली करना है तो कैसे करना है। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब ये है कि जब ये हमारा we've done for soaking bleach to reduce surface tension also that bleach can easily be contact with the explant. After sterilizing the bleach, the explants are placed 3 times in autoclave water to remove any bleach. Large explants such as leaf blades and stems should be cut into smaller pieces to increase, कि जितना ज्यादा उसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में करेंगे। एक्सप्लांट स्टिलाइजेशन इन लैमिनार फ्लो। उसके बाद है मीडिया। मीडिया जब हमें प्रिपेयर करना है, उसके अंदर वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। Quality of water in the media is critical in tissue culture in order to control the quantity of each chemical element in the media properly. As pure water need to be used, therefore the water used in media need to be distilled and deionized. डिस्टिल का मतलब है उसके अंदर सिर्फ पानी लो, कोई मिनरल मिनरल। फिर डीआयोनाइज का मतलब है आयन ना हो। हमारे पास होती है फैसिलिटी होती है कि पहले हम डिस्टिल करते हैं, फिर उस वाटर को डीआयोनाइज कर देते हैं, ठीक है। और कल्चर मीडिया फार्मूलेशन। न्यूट्रन मीडिया इज डिजाइंड टू एनेबल एक्सप्लांट टू ग्रो इन अ टोटली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। मीडिया फार्मूलेशन वेरी वेरी जो करती है गुड बेस्ड ऑन एक्सप्लांट पर्पस ऑफ द, इसके अंदर वो डिफरेंट सारी मैंने आपको बताए थे कि इसके एमएस मीडिया की उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिफरेंट कंसंट्रेशन हमने यूज करनी है। फिर मेकिंग स्टॉक सोल्यूशन, ये भी हमने आपको बता दिया था कि हम स्टॉक सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो मिनरल्स एंड साल्ट मे बी प्रिपेयर्ड एज ए सीरीज ऑफ स्टॉक सोल्यूशन। 10x का मतलब क्या होगा, फर्ज किया 10x का मतलब क्या होगा, 10 गुना ज्यादा। फर्ज किया हमने 1 mg पर लीटर का स्टॉक का वर्किंग सोल्यूशन हमारा क्या है 1 mg। अगर हम 10 mg पर ml, ये स्टॉक सोल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टॉक सोल्यूशन हो जाएगा। हमने 1 mg पर ml लेना है, लेकिन जो हमारी जो हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट, इसे हम कहेंगे 10x। इसे क्या कहेंगे 10x, ठीक है। पर इसे हम क्या कहेंगे, इसी तरह अगर हम 50 mg पर ml का स्टॉक सोल्यूशन बनाए तो इसे कहेंगे 50x। इसे क्या कहेंगे 50x है। 110 का 50x 50 mg है। हाँ, ये 50x होगा, ये 10x का है। 10 mg को 10x, 20 mg को 20x, 30 को 40 को 50 को 50x, ठीक है। अब हमने फर्क किया 50x का, तो हमने डाइल्यूट करना है, 1x बनाना है, तो क्या करेंगे 50x का कितना वॉल्यूम लेंगे कि हमारे पास 1x आ जाए, ठीक है। 1x का मतलब 1 mg पर ml आ जाए, ठीक है। और 1 ml के अंदर फर्ज किया, तो इसको हम
डिवाइड कर देंगे उसको इस तरह करके हम। अच्छा अब क्या होगा कि इसको 1 को 50 में डिवाइड किया, कितने बन गए? 0.02 ml। ये क्या हो जाएगा? 0.02 ml का मतलब हो जाएगा 200 माइक्रोलीटर। क्या होगा? 200 माइक्रोलीटर। इसको हम लेंगे सोल्यूशन को और उसको अप टू 1 ml तक पानी ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो वो क्या हो जाएगा? 1 mg/ml। 1 mg/ml वो हो जाएगा हमारा स्टॉक सोल्यूशन से वर्किंग सोल्यूशन। वो 1 mg/ml हम क्या करेंगे? उसको 999 ml वाटर के अंदर डाल देंगे। तो वो हमारे पास 1 mg है ना, ये बन गया हमारा। इसके अंदर अगर हम 999 वाटर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? पर mg/लीटर। ये होता है हमारा वर्किंग सोल्यूशन। ये क्या होता है? वर्किंग सोल्यूशन। वर्किंग सोल्यूशन क्या है? 1 mg/10x। ये समझ आ गई इसकी स्टॉक सोल्यूशन की। इसको हमने कैसे 1 mg/ml 1 लीटर तक लेके जाना है ताकि हमें हर बार ये सॉल्यूशंस हर बार फिल्टर स्टेरिलाइज ना करने पड़े। तो थोड़ी हमने ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, इसलिए हम उसका एक स्टॉक सोल्यूशन बना के रख लेते हैं और फिर उसको हम डाइल्यूट करते जाते हैं। फिर हम उसको डाइल्यूट करते जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक्सप्लांट जो होता है, अच्छा वाटर क्वालिटी होगी, कल्चर मीडिया फार्मुलेशन हो गई। अच्छा उसके बाद है मेकिंग स्टॉक सोल्यूशन का हमें पता चल गया ये कैसे बनाते हैं। अब मेकिंग कल्चर मीडिया, पहले हमने स्टॉक सोल्यूशन बना लिया। अब हमें क्या करना है? कल्चर मीडिया। जब कल्चर मीडिया बनाना है आपने आपने पढ़ते आपने एक लीटर मीडिया बनाना है। आपने पहले लीटर वाटर नहीं ऐड करना, आपने 800 ml वाटर ऐड कर दे। फिर उसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते करते जब फाइनल हो जाए, पीएचपी 5.7 हो जाए, फिर उसको अप टू 1 लीटर कर देना। फिर आपने उसको अप टू 1 लीटर कर देना है। ये देखना पहले इसको प्लेस डिस्टिलेट डिओनाइज्ड वाटर, फिर ऐड स्टॉक सॉल्यूशन, उसमें से वो करके और उसकी फिर साल्ट कितना डालना है? एमएस मीडिया कितना डालना है? 4.43 ग्राम पर लीटर। ठीक है। फिर आपने बटोमन ऐड कर देनी है। फिर आपने सुक्रोज डाल देना है। फिर आपने ऐड वाटर, उसके बाद बाकी वाटर और पीएचडी 5.7 करके फिर उसको ऑटोक्लेव कर लेना। फिर आपने उसको ऑटोक्लेव के लिए भेज देना। ये सारा मीडिया प्रिपरेशन करनी। अब आपको पहले भी मैंने बताई थी, अब दोबारा आज आपको बता दिया कि हमने नॉर्मली मीडिया की रेसिपी बताई था बच्चे। आप MS0 मीडिया की रेसिपी क्या होती है? कितनी? तो आपने बता दी है MS मीडिया जो है वो 4.43 ग्राम पर लीटर की, 15 से 30 ग्राम पर लीटर और 0.8 से 1%। अगर इट डिपेंड ऑन द एगर की जो टाइप है। पहले आप ना हर कंपनी की ज़रा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, उसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। उसके मुताबिक आपने देखना पहले थोड़ा सा मीडिया बना के ना ऑटोक्लेव करके उसको देख लें। अगर आप आपके पास एक नया कंपनी की आती है जेल एगर आती है, आप पहले उसको ऑटोक्लेव करके देख लें कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ट उसकी जेली बनती है। उसके अंदर पानी नहीं ऊपर तैरता नजर आना चाहिए, प्रॉपर जेल बननी चाहिए। और बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ आई ना? अच्छा उसके लिए अब आपने 2 3 4 कंसंट्रेशन डाल के उसका ना ऑटोक्लेव करके फिर फैटी प्लेट्स के अंदर डाल के देख लें कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर हमारी जेल बेहतरीन बनी है। मैंने कहा ना कि क्या कंडीशन होनी चाहिए? बहुत ज्यादा वाटरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, पानी ऊपर सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, मीडिया आपका उसके ऊपर सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर जाकर आप लोगों ने उसका एक अच्छा सा मीडिया प्रिपेयर बनाना है। समझ आ गई? हमारे पास है 4.43 ग्राम पर लीटर।
फिर हमारा आ गया सुक्रोज आ गया उसके अंदर, और फिर आपने उसके अंदर क्या कर लिया, एगर डाल दिया, और एगर इस तरह डालना है कि वो जेल टाइप, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। ये सारा फिर अगर आपने ग्रोथ रेगुलेटर ऐड करने हैं, मैंने कहा था कि अगर जो अच्छी लैब्स हैं वहां पर आप उसको अच्छे तरीके से पहले फिल्टर स्टरीलाइज करते हैं, फिर उसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर बाद में ऐड करते हैं मीडिया बनाने के बाद। लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पहले ही ऐड कर दें, बाद में ऑटोक्लेव करवाएं, ठीक है। समझ आ रही है, ताकि आप पता नहीं है कि लेकिन जब आप इंशाल्लाह किसी अच्छी लैब में जाओगे, इवन पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी लैब्स हैं, आप कैंप में चले जाएं, बहुत अच्छी टिश्यू कल्चर की लैब है, आप वहां पे जाएंगे तो मजा आएगा आपको काम करने का ना। निपजी है फैसलाबाद में, बड़ी अच्छी लैब्स हैं, पेप्सिको की है इधर लैब्स हैं, ये दीपालपुर में बनी हुई है, कोगाड़ा के पास ना, बड़ी अच्छी, बल्कि मैंने आपको शेयर भी की थी, कोई उनकी जॉब्स आई हुई है, वैकेंसीज आई हुई है टिश्यू कल्चर के लिए। फिर आप पोटैटो टिश्यू कल्चर लैब बड़ी अच्छी बनी हुई है साहिवाल के अंदर। फिर फिर आप चले जाएं उधर, मनसूबा में बड़ी अच्छी टिश्यू कल्चर की लैब बनी हुई है नवाज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ना, बहुत प्यारी, पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी की हाल है, ठीक है, क्यों है ऐसी, ठीक है। फिर आप चले जाओ NARC इस्लामाबाद में, बहुत अच्छी टिश्यू कल्चर की, गिलगित बल्तिस्तान के तो हर थोड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर ना पोटैटो के टिश्यू कल्चर के ऊपर। फिर आप चले जाएं सिंध में, कुंदरी में, और नीफा निया, वहां पर ना डेट पाम के टिश्यू कल्चर के ऊपर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। फिर बनाना के टिश्यू कल्चर के ऊपर काम हो रहा है वहां पर ना, ये वो सारी डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसके ऊपर भी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब है नेक्स्ट, ये है कि अब हमने मीडिया प्रिपेयर करना है कि क्या मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये इनको बता रहा था कि ये एक MS मीडिया है जिसके अंदर ना डिफरेंट फार्मुलेशंस होती हैं, वो हम, अगर हमने 1 लीटर मीडिया तैयार करना है तो उसके अंदर इसके इतने ग्राम ऐड करने हैं। इसके अंदर क्या चीजें होती हैं MS मीडिया के अंदर, उसके अंदर निकल, कोबाल्ट, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, NPK, ये सारी चीजें होती है उसके अंदर। और ये एक मोरेशियस एंड स्कूज एक साइंटिस्ट था, उसने ये मीडिया बनाया था, और उसके अंदर ये सारी चीजें उसने फार्मुलेशन बना के फिर उसका उन्होंने बताया कि अगर हम इस पूरे पाउडर का 4.43 ग्राम 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स बालांस को अवेलेबल फॉर्म में अच्छा। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसने ये फार्मुलेशन ऐसी बनाई है, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब इस MS मीडिया के अंदर 16 केमिकल्स होते हैं, और उसको मिक्स किया होता है और पाउडर फॉर्म में बनाया होता है, क्या वो भी आप उसमें केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, वो केमिकल रिएक्शन करके कोई नया केमिकल बना दे, ठीक है। इसलिए इन्होंने बड़ी ध्यान से फर्ज किया। अब हमारे पास नाइट्रोजन के कौन कौन से सोर्स होते हैं, यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या है, क्या होता है यूरिया का फार्मूला, एक होता है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, NH4NO3, फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसके अंदर भी नाइट्रोजन आ गई, ठीक है। अब इन्होंने ऐसे वो केमिकल इकट्ठे किए हैं, उनमें से कोई भी केमिकल आपस में रिएक्शन ना करे, उनमें से कोई भी केमिकल, अच्छा, जब ये केमिकल आपस में, अब हाइड्रोपोनिक करनी होती है ना हमने, हम हाइड्रोपोनिक के अंदर डिफरेंट मीडिया पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, अच्छा, हम वो मीडिया उसके अंदर ऐड करते हैं जो आपस में, अच्छा, अगर तो वो आपस में ही रिएक्शन कर जाए तो क्या होगा, न्यू कंपाउंड बन जाएंगे, और वो कंपाउंड क्या होंगे, वो फ्लक्चुएट करेंगे उधर, वो प्रेसिपिटेट वो हो जाएंगे फ्लक्चुएशन की तरफ, ठीक है ना। तो वो जहर है, वो आपस में एक नया मीडिया, नया चीजें, नई चीजें बन जाएंगी, तो वो नहीं अच्छी हमारे लिए। इसलिए इन एमोरेशन स्कूज ने इतना बड़ा काम किया कि इतने न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे किए,
और वो आपस में केमिकल रिएक्शन भी नहीं कर रहे, लेकिन वो प्लांट को वो पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबल फार्म में वो मिल रहे होते हैं। अच्छा, आपको मुझे ये बताएं कि ये जो जब हम सॉइल के अंदर ये खाद डालते हैं, खाद किस फार्म में ऊपर प्लांट अपटेक करता है? पानी से अपटेक करता है। तो वो खाद अंदर जाके क्या हो बन जाती है? वो पानी के अंदर डिजॉल्व होके तो क्या होता है? ये ना मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम आयन लगा हो जाते हैं, नाइट्रेट आयन। अब इस फॉर्म में वो अपटेक करता है प्लांट। मैग्नीशियम नाइट्रेट जब हम सॉइल को देते हैं तो वो अपने अपने अलहदा फॉर्म में, और फिर जो प्लांट के अंदर ना, रूट्स के अंदर ना ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती है। कौन सी? जिसमें फास्फोरस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, आर्सेनिक ट्रांसपोर्टर है, ये जिंक एंड कोबाल्ट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होती है जो कि रूट्स के अंदर होती हैं और वो उनको अपटेक करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि यही मीडिया ही क्यों बनाया, इसके ऊपर भी आपने डिटेल रिसर्च करनी है कि व्हाई ही चूज ओनली दीज 16 केमिकल्स, और उन्हीं को ही क्यों चूज किया। जहाँ आपने कोई इनोवेशन लेकर आनी है तो इनोवेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एमएस मीडिया जब उसने बनाया था, उसने क्या सोच के ये बनाया था। उसने ऐसा क्या किया होगा कि यही मीडिया बना है। उसके अलावा भी कई और मीडिया भी बाद में भी बने हैं, वो ही मीडिया क्यों बने हैं? अगर आपने अगर कहीं ठीक है ये इतनी डलना है तो ये इनोवेशन नहीं होगी आपकी, या आपका ब्रेन वो उतना काम नहीं करेगा। अब आपने ये देखना है कि ये एमएस मीडिया बना कैसे। समझ आ रही है बच्चों? उससे आपका क्रिएटिविटी और कोग्निटिव बिहेवियर जो है ना, वो फ्यूचर में आप फर्ज किया नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं ना एमएस मीडिया बेचूं, मैं चाहता हूँ मैं कोई नए और मीडिया भी बनाऊं। आपने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बना लिया, वहां पर आपने डिफरेंट फार्मुलेशंस को इकट्ठा करके ना एक नया मीडिया बना लिया, आपने कह दिया, फिर आपने उसको ट्राई भी किया, आपने उसको ट्राई भी किया और आपका बड़ा अच्छे रिजल्ट आए। अब आप कहेंगे कि दुनिया सारी एमएस मीडिया यूज करती थी, मेरा ये मीडिया जो है ना, दैट इज फार बेटर देन मीडिया। और इसको अगर आप यूज करोगे, अगर एमएस मीडिया से 70% सीड जर्मिनेट करते हैं तो मेरे मीडिया के ऊपर 90% सीड जो है सेम वैरायटी के जर्मिनेट करेंगे। तो आपने उसकी फिर बता, अगर इनोवेशन इस तरह आएगी, इनोवेशन कैसे आएगी? भी इस तरह आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ये तो एक रट्टा है कि मैंने बता दिया कि इतने ग्राम, ये तो आप पेपर में भी पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये मीडिया है, ये रेसिपी, इसको ऐसे मिक्स करना और बना देना। ये हो गया अटेंडेंट का काम। ये क्या हो गया? यही मीडिया क्यों बना है, ये कैसे बना है, उसने क्या किया होगा, ये साइंस है। ये क्या है? समझ आई? आपको उसकी साइंस भी आनी चाहिए। ये मिक्सिंग करनी, मीडिया बनाना, ये आर्ट। ये क्या है? आर्ट। साइंस क्या है? यही मीडिया क्यों बनाया, इसकी ऐसी कंपोजिशन क्यों है, वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं आपस में कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो, अगर माइन्यूट कर भी रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस मीडिया को हमने हाइड्रोपोनिक के लिए यूज करना हो तो क्या हम यूज कर सकते हैं? क्या इसी मीडिया को किसी और काम के लिए हम यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या इस एमएस मीडिया के अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये टिश्यू कल्चर प्लांट के लिए अच्छा है? ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये चीजें आपको ये है वो रिसर्च का टॉपिक्स जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आपको चीजों को समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, एडजस्ट की पीएच 5.5 टू 5.7 ही क्यों करनी है, आपको बता दिया क्या? ये पीएच करनी है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये आया, ये 8 क्यों नहीं है, ये 4 क्यों नहीं है, ये 6 क्यों नहीं है, ये 7 क्यों नहीं है? इस हाँ, इसके ऊपर ना वो तमाम न्यूट्रिएंट जो है ना वो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, और प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरीके से अपटेक कर सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नॉर्मली एडजस्ट द पीएच 5.7 से 5.8 के दरमियान में हम नॉर्मली
मीडिया के वो अच्छा अब है for solidify media without an autoclave substance add water to the add gelling agent वो बता दिया एगर हो है फाटा जेल हो सकती है जेलराइट हो सकती है। अच्छा फिर ऑटोक्लेव करना है फिर पोर मीडिया इनटू अ कल्चर कंटेनर वो बैटरी प्लेट हो सकती है ग्लास ट्यूब हो सकती है वो कोई भी चीज हो सकती है जिसके अंदर हमने उसको फिर सील द कल्चर कंटेनर वो सील कल मैंने बताया था कि कैसे करते हैं सील है एल्यूमिनियम फॉयल भी और उसके अंदर हम कॉटन एक वो कॉर्क होते थे शायद आपने वो है प्लग है कॉर्क होते हैं एक वो भी मिलते हैं लकड़ी के उसको भी लोग यूज कर लेते हैं ना। ठीक है ये आपने देखना है कि आपने यकीन नहीं पड़ना सिर्फ कॉटन प्लग ही यूज करना है आपने ना हर अल्टरनेट पूरी दुनिया के अंदर जो चीजें यूज हो रही है ना क्योंकि हमें जब पढ़ाया जाता था ना हमें बस यही बताया जाता था कि ये प्लग यूज होते हैं और हम ये समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ प्लग ही यूज होता है कभी सोच ही नहीं आई कि इसको हम कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया यही गया कि बस ये चीज यूज करते हैं कभी सोचा ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई चीज यूज की जा सकती है। जब हम दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में गए वहां जाके पता चला कि वो तो एक ही चीज को करने के कई तरीके होते हैं एक ही चीज को करने के कई तरीके होते हैं और नॉर्मली पूरी दुनिया में लोग ये कहते हैं कि जब हम टिश्यू कल्चर लैब या कोई भी मेथड डेवलप करना है वो चीपेस्ट करना है क्या करना है हाँ आपने जितना भी उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट या जो भी चीजें यूज करनी है इट मस्ट बी वेरी सस्ता तरीन मीडिया आपने और सस्ता तरीन प्रोसीजर डेवलप करना है ताकि जो फार्मर्स हैं या टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट है उनको उनकी कॉस्ट जो बिजनेस क्या होता है मिनिमम इनपुट्स ये वो आप लोगों की कंडीशंस है आपने ऑप्टिमाइज करनी है चीजें आपने क्या करनी है ऑप्टिमाइज करनी है कुछ चीजें ऐसी ऐसी चीजें वहां पर यूज करनी है जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आए और आउटपुट इवन यहाँ पर ये बिजली की कॉस्ट भी बढ़ी है आपने टिश्यू कल्चर लैब कैसी बनानी है कि उसके अंदर बिजली की कॉस्ट कम से कम हो अब उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है नहीं सोलर से हो मीडिया उस कल्चर रूम को कैसे डिजाइन किया जाए कि उस इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज हो इंसुलेशन मेरी बात की समझ आई ना। अब देखें कि दुनिया के अंदर जो प्लांट टिश्यू कल्चर रूम वाली जो कंपनीज हैं वो कैसे ये रूम बनाती हैं आपको पता है कौन सा मटेरियल यूज होता है कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से अंदर हीट जो है वो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही जब हीट एक्सचेंज होगी तो हमें कॉस्ट ज्यादा होगी अगर बाहर हीट है अंदर कोल्ड है तो हीट एक्सचेंज होगी तो फौरन आप अंदर भी हीट हो जाना है अगर आपका कमरा इस तरह का बना हुआ है कि वो उसके अंदर बाहर कोई एयर नहीं जा रही कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होगी क्योंकि वो एक बार टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो गया वो हो गया ठीक है क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा हीट और दूसरा उसके अंदर सेंसर लगे हो सेंसर का मतलब जो डिटेक्ट कर ले अगर टेम्परेचर 20 से कम होता है तो हीटर ऑन हो जाए जब 26 से ऊपर चला जाए तो एसी ऑन हो जाए बस ये हमने कहना है कि 24 से 25 के दरमियान में अच्छा अगर वो सेंसर होंगे तो ऑटोमेटिकली और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाएगी इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं कि आप कैसे एक टिश्यू कल्चर लैब को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वालों के साथ मिलकर कोई ऐसा भी हम वो मटेरियल बना सके ऐसा ग्रोथ रूम बना सके ऐसा ग्रोथ चैम्बर बना सके जिससे हमारी मिनिमम कास्ट आए और मैक्सिमम आउटपुट आए समझ आ रही है आपने जो किताबों में लिखा है ना सिर्फ वो ही नहीं पढ़ना आपने उसके ऊपर से क्वेश्चन रेज करने हैं भी ऐसा ही क्यों है उसका आंसर ढूंढे फिर उसने उस आंसर के अंदर से भी कोई क्वेश्चन आप ढूंढे तो देन यू कैन बी अ प्रैक्टिकल गाय आप थोड़े अरसे में ज्यादा चीजें सीख जाओगे अगर अट्टा लगाते रहोगे ठीक है यार फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है कैसे ग्लूको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैसे इनहांस किया जा सकता है कैसे हम प्लांट मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकता है मैक्सिमम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकता है ये इन अदर वे ऑफ थिंकिंग द सेम थिंग दुनिया में क्या इसके ऊपर काम हो रहा है कि हमने फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी को
जब फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी होती क्या है, फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी होती क्या है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि एक लीफ की कितनी की कैपेसिटी हो सकती है photosynthesis को, फर्स्ट या अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम 100% बढ़ा दें तो इसकी तो यहाँ पर सांस लेना था बाकी लोगों के लिए भी, और एफिशिएंसी हमारी ओवरऑल कम हो जाएगी। हमें यहाँ पर मिनिमम इतने लोग रखने हैं कि हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी भी रहे। समझ आ रही है आप लोगों को। इसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल को ट्रैप करे और उसके अंदर कितनी कैपेसिटी हो कि वो हम ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस। फिर हाँ, फोटोसिंथेसिस तो हो गई, हमारे पाकिस्तान के अंदर मसाइल ये हैं आजकल कि हम बिजली प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन बिजली को जहां लेके जाना है वो हमारे पास वाइज ही नहीं थी। मिसाइल ये पाकिस्तानी मिसाइल चेक करो, बिजली बना ली और उसकी ट्रांसमिशन वाली लाइन ही नहीं है। अब इमरान खान के दौर में उन्होंने मेन काम ही इसी के ऊपर किया, ट्रांसमिशन के ऊपर, कि लाइनें बिछाई गई ताकि ना जहां पर जो बिजली है वो जहां सर पहुंचनी है वहां तक पहुंच सके, क्योंकि वो उसके ऊपर एक मिशन कब मिलना था। सॉरी, जो अगर कोई आप में से पटवारी है तो हम सॉरी बात है। ठीक है, तो तो वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ना काम करने की जरूरत है। इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए ना बहुत आसान है, क्वेश्चन रेज करो, ये मसाइल क्यों है, क्यों है, डायलॉग डायलॉग रिसर्च, डायलॉग डायलॉग, उसके बाद सॉल्यूशंस की तरफ हम जा सकते हैं। समझ आ रही है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, मैंने ऑटोक्लेव किया, इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक राइटिंग में, ऑटोक्लेव वाज डन। ठीक है, ये नहीं लिखना कि आई ऑटोक्लेव, आई हुई कुछ नहीं है, मैं मारनी है अपनी। वो अक्सर वो एक ड्रामा मैंने देखा था तुर्किश, शायद आप लोगों ने देखा हो, यूनुस एम्रे, देखा है? उसके अंदर वो क्या कहता है, उसका वो जो पीर साहब होते हैं, वो कहता है मैं मारनी है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं साइंटिफिक राइटिंग के अंदर आपने ये नहीं लिखना कि मैंने किया है, आई रोट अ बुक, अ बुक वाज रिटन बाय मी, हम ऐसे लिखते होते थे, बाय मी नहीं लिखना, बुक वाज रिटन, इसका कंफर्म है कि आपने लिखी है, बुक वाज रिटन। इसके अंदर सारी चीजें आ गई कि एक बंदा है जिसने बुक लिखी है साइंटिफिक राइटिंग में, आपने ना, अच्छा ये ऐसा क्यों करना होता है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इसको बड़ा ही शॉर्ट करके क्यों लिखना होता है, ताकि जो ऑडियंस है ना आपकी, जो इसको रीड कर रहा है, वो बोर ना हो सके। और मैं लिखूं कि मैं सर्वे करने गया, मैंने देखे सैंपल जो कि लीफ कर्लिंग वाले थे वो मैंने कलेक्ट किए, ये तीन चार फिक्रे हैं। ठीक है, अब इसको मैं हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, अ टिपिकल प्लांट लीफ शोइंग, a leaf sample showing typical leaf curling was collected, बस, फ्रॉम लैया। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें क्या किया, हम इट भी लैये गए, सर्वे किया, प्लांट कलेक्ट किए, ये चार पांच फिक्रे हैं ना, ये चार पांच फिक्रे को हमने एक लाइन के अंदर लिख दिया। इससे ऑडियंस को क्या मसला होगा कि ऑडियंस के पास टाइम नहीं है, ऑडियंस इससे बोर हो जाती है लंबा फिक्रा हो। जितना कंसाइज और अच्छे तरीके से आपने उसको लिखना है, वो होती है साइंटिफिक राइटिंग। क्या होती है, साइंटिफिक राइटिंग। समझ आ रही है आप लोगों को, उसको इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, इवन आपने प्रोसीजर लिखना है, उसमें यही लिखना है कि आपने बाई मी, आपने मारना है अपना, आपने आजिज रहना है कि मैंने नहीं किया। ठीक, ठीक है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूं, ये आजिज़ी है, यही है। अल्लाह में यही चाहता है ना कि मुतकब्बर कौन है, गुरूर किसको, बाप अल्लाह मियां को। इंसान गुरूर नहीं कर सकता, इंसान को हमेशा आजिज रहना चाहिए। समझ आ रही है आप लोगों को। क्या अब है, ये सारी लिक्विड मीडिया बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ऐड वाटर, फाइनल वाली भी ऑलरेडी मैंने बता दिया। जब उसके बाद है ऑटोक्लेविंग एट 15 मिनट्स, वो तो हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अब रीजनरेशन कैसे करनी है,
रीजनरेशन, रीजनरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला पहला क्वेश्चन ये है कि आप रीजनरेशन कहते हैं किसे? ये जनरेशन को कहते हैं, जनरेशन, रीजनरेशन, वो भी जनरेशन दोबारा आ जाए, पर ये आप अगर आपकी तरह की एक और हुई इस जमाने में, आपकी अगली वाली जनरेशन की, आप वाली की जनरेशन, आपका सेल लिया जाए, उसको कल्चर की आप ही तरह का जो डॉली शीप आई थी ना, डॉली शीप आई थी, तो वो इसको कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे हम डिफाइन करते हैं? अच्छा, अब ये बताएं कि दो तरह की चीजें होती है, एक होती है कॉमन सेंस, एक होती है साइंस। इसमें फर्क क्या होता है? ओए शहजादा, तू कितने मेरे को पढ़ा है पहले? नहीं? हाँ, पढ़ी थी आपने। अच्छा, जो कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन सेंस ये होता है कि ਮੈਨੂੰ लगता वा कि इस क्लास च ना मुंडे ज्यादा वा, ये कॉमन सेंस है। साइंस क्या है? मैं एक को गिनूं, 58.5% बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स हैं, ये साइंस है। साइंस की, अच्छा, जो कॉमन सेंस होती है ना, उस बेस के ऊपर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं या ऑब्जेक्टिव बनाते हैं रिसर्च का। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हो, लेकिन नॉर्मली हम क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। हमने देखना है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कंटेमिनेशन क्यों आती है, तो हमने लगा कि हम यहाँ पर ना इनकी जो है ना इस लैब के इस के अंदर से कहीं से हवा आती है, फर्ज किया, हमने कह दिया। अब हमने देखना है कि हवा अगर आती हुई और वो और उसको हमने बंद किया और फिर कंटेमिनेशन खत्म हो गई, ये साइंस हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हवा नहीं बंद होने की वजह से कंटेमिनेशन फिर रहती है, इट मीन दिस इज नॉट अ रीजन, दिस इज नॉट अ, आपने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि हवा इज नॉट अ, जहां पर वो हवा फिल्टर होके आती है, हवा इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपने हर चीज को एक साइंटिफिकली आपने उसको अगर हम सारी चीजों को हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, बिजनेस में, हमारी हर जगह हम इसको साइंटिफिकली तरीके से चीजों को लेके जाए, एक नया बिजनेस प्लान भी हमने करना है उसको साइंटिफिक। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? Experiment is designed to go through the basic plant methods and aseptic technique and to allow you to observe the effect of various level of oxygen and cytokinin on the development of leaf, callus and root from exercise, stand, urea leaves। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों ने फर्ज किया, अगर आप करें तो उसके अंदर क्या होगा कि आपने एक सैंड पोलिया लीफ लेना है, उससे आपने क्या क्या चीजें चाहिए कि आपने क्या करना है कि आपने एक पौधे को रीजनरेट करना है, उसका चेक करना है, फिर हमारे जो ऑक्सीजन और साइटोकिनिन के डिफरेंट लेवल्स हैं उनको हमने चेक करना है कि विच इज द बेस्ट लेवल फॉर डेवलपमेंट, और इसके लिए सारे के सारे ना। अच्छा, उसके लिए मटेरियल क्या है कि अफ्रीकन वायलेट लीव्स, अफ्रीकन, आपने सबसे पहला एक लिया लीफ, ये वो सामने मैंने कहा था वो लीफ ले लिए। फिर आपने ले लिया डिटर्जेंट, ब्लीच। ठीक है, फिर हमारे पास एथेनॉल आ गया, 10% ब्लीच हो गया, स्टीराइल बीकर्स, बीकर भी स्टीराइल होने चाहिए, बीकर्स भी, हर चीज स्टीराइल एमएस मीडिया के अंदर अपने यूज करनी है, इट शुड बी स्टीराइल। फोरसेप्स होनी चाहिए, वो भी स्टीराइल होनी चाहिए। स्कैल्पल, स्कैल्पल क्या होता है? सैंपल लेने के लिए। ठीक है, फिर अल्कोहल बाथ होना चाहिए, ऑटोक्लेव लैंप, अल्कोहल लैंप होना चाहिए। ठीक है, स्टीराइल बैटरी डिशेस होनी चाहिए, फिल्टर पेपर्स होने चाहिए और बैटरी डिशेस होनी चाहिए, सारा यूज है अगर आपने ये काम करना है। उसके लिए मेथड्स क्या है? मेथड्स ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मेथड्स आप इसमें मॉडिफाइड एमएस मीडिया होना चाहिए, फर्स्ट प्रिपेयर्ड विद द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले टेबल 1 में बता दिया है। बेसिक मीडिया वाज सप्लीमेंटेड विद ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन। अच्छा, उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन, व्हाट डज इट मीन? पर ये हमारे पास एमएस मीडिया है, क्या है? एमएस मीडिया है, ये जो अभी मैंने बताया था एमएस मीडिया। हमने देखना है कि एमएस मीडिया के ऊपर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन क्या है? NaA है हमारे पास, सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये। ठीक है, फिर हमारे पास साइटोकाइनिन है, ये है BAP, ये क्या है? बेंजाइल अमीनो प्यूरिन।
अब हमने देखा कि एमएस मीडिया के अंदर इसकी जीरो कंसंट्रेशन, इसकी 0.5, ठीक है, इसकी भी जीरो कंसंट्रेशन, इसकी 1, इसकी 0, इसकी 1.5। हमारे पास दोनों की तीन तीन कंसंट्रेशन है, 0.5, 1 एंड 0, 0.5, 1 और 1.5। कितने टोटल? चार। चार हमारे पास लेवल है ऑक्सीजन के और चार लेवल है साइटोकाइनेस के। तो कितनी ट्रीटमेंट बनेगी? 4 × 4 16, you are get 4 × 4 कितने हो गए? 16। कैसे बनेंगे? कि इस तरह ये मैं बनाता जा रहा हूँ, जीरो है ना, जीरो के जीरो, 0.5, 0, 1, 0, 1, ये जीरो है ना, फिर आ गया 0.5, 0, 0.5, अच्छा इसके साथ ऊपर 0, 0 वाला भी एक ऐड करना, 0, 0 वाला भी, ठीक है, दोनों तरफ जीरो, फिर 0.5, 1, 0.5, 1.5, 0.5, इस तरह हमारे पास आप आपने ये सारी कॉम्बिनेशन बना के आपने बैटरी प्लेट्स के अंदर हर हर कॉम्बिनेशन है, पर ये वाला कॉम्बिनेशन है 0, 0 वाला, इसके एटलीस्ट 3 रेप्लिकेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 रेप्लिकेट्स। इस तरह इसके भी, इट मीन हमारे पास टोटल कितने बैटरी प्लेट्स होंगी? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, कितने हो गए टोटल? इट मीन हमारे पास 48 बैटरी प्लेट्स होंगी, हमारे पास 48 बैटरी प्लेट्स होंगी। जीरो से मतलब कुछ भी नहीं डालना दोनों के अंदर। अब कंट्रोल, हम कोई भी काम हम उसका कंट्रोल के साथ कंपैरिजन करके हमें पता चलता है। फर्ज किया हमने किसी ना किसी चीज का चेक करना है कि क्या अफेक्ट आया, तो ज़रा उसको हम किसी ना किसी के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर, ठीक है। फर्ज किया अब हमने ये चेक करना है, ये इनमें से, इन चारों में से फर्ज किया सिर्फ ऑप्शन के 4 लेवल है, एक 0 है, 0.5 है, 1 है, 1.5 है। अब हमने चेक करना है कि कौन सी जो है ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगी स्मेटिक एम्ब्रियो बनने के लिए, ठीक है। अच्छा एक होते हैं टैग्स, जी बच्चे बताएं, सलसाबीन। डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन वो क्या होता है? फर्स्ट किया हमने देखा कि एम्ब्रियो वाले की जीन है जो सोमैटिक एम्ब्रियो बोलते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो वाले कोई जीन है, SEG, तो ऐसा जीन है, जीन एक्सप्रेस हुआ, अगर तो वो जीन एक्सप्रेस हो रहा ना, इट मींस एम्ब्रियो बनेगा, इट मींस एम्ब्रियो बनेगा। हमने देखा कि जीरो के ऊपर, जीरो ट्रीटमेंट के ऊपर हमने एक्सप्लांट रखा और 10 दिन के बाद हमने चेक किया कि जो SEG वाला जो जीन था ना, SEG वाले जीन का जो एक्सप्रेशन था वो था 0.5, क्या था? 0.5, लेकिन 0.5 के ऊपर ये आ गया 5, इसके ऊपर आ गया 15, ठीक है, इसके ऊपर फिर ये 5 रह गया। तो कौन सी कंसंट्रेशन बेस्ट हो रहेगी? 1, ठीक है, क्या रहेगी? अच्छा जहां पर डिफरेंशियली एक्सप्रेस हो, अच्छा अब डिफरेंशियली एक्सप्रेस किसे कहते हैं? फर्ज किया हमारे पास 4 जीन्स हैं, अब मैं सिर्फ ना कंट्रोल और इसका कंपैरिजन करता हूं, पर जो जीन नंबर 1 जो है ना, इसकी 0.5 एक्सप्रेशन है, इधर इधर इसकी 15 है कंट्रोल के अंदर। फिर G2 है, यहां पर इसकी 40 एक्सप्रेशन और यहां पर इसकी 3 एक्सप्रेशन आया, लेवल ऑफ केमिकल्स। एक G3 आया, एक तीसरा एम्ब्रियोलेटेड जीन है, उसकी यहां पर आई है 40 और यहां पर 38 है। फिर इसका G4 है, उसकी यहां पर 38 है और यहां पर 40 है। मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है जीन के एक्सप्रेशन में?
G2 में एक नॉर्मल के अंदर 40 था और बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। इसी तरह ही G1 में नॉर्मल के अंदर 0.5 था और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। यहाँ पर दोनों में कम या ज्यादा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। ऐसे ही है बच्चे। अच्छा, जब बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होए ना, उसे हम कहते हैं डेग। क्या कहते हैं? डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन। हम एक्सपेरिमेंट करके हमने ये मालूम करना है कौन सा ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हमें टैग मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? तो वो वाला जो ट्रीटमेंट है ना, वो ज्यादा अच्छी होगी। यहां पर हमें टैग्स मिले, यहां पर हमें टैग्स क्या हो गए? डिफरेंशियली, जो बहुत ही डिफरेंस है, जिससे बहुत ज्यादा। अब हम ऑक्सीडेंट साइटोकाइनेसिस के डिफरेंट लेवल प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर चेक करेंगे। फिर हम उसका जीन का एक्सप्रेशन मालूम करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन से एम्ब्रियो रिलेटेड जीन हैं जो डेक्स हैं। जिस ट्रीटमेंट के अंदर डेक्स हमें मिल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि इन सब का कंपैरिजन, 0, 0.5, 1, 1.5 और 2, इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? 0.5 का भी, 1.5 का भी, 2 का भी। इस तरह जिस तरह ये मैंने चेक की है। फिर आपने देखना है कि कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन है जहां पर कंट्रोल का कंपैरिजन किया है हर ट्रीटमेंट के साथ। जहां पर हमें किसी जीन के, जो एम्ब्रियो रिलेटेड जीन है ना, 4-5 जीन है फर्ज किया, और वो सारे के सारे जीन हमें डेक्स मिल रहे हैं। डेक्स का मतलब, अच्छा, डिफरेंशियली या तो अप रेगुलेट हो रहे हैं या डाउन रेगुलेट, लेकिन हमें चाहिए कि हमने सिर्फ वो ट्रीटमेंट ले लिया जिसके अंदर वो डिफरेंशियली अप रेगुलेट हो। डिफरेंशियली वो ट्रीटमेंट हम चूज करेंगे। और वाकई उससे अगर बाद में एम्ब्रियो बन भी जाता है, इट मीन हमारा जो मेथड है वो ठीक है। समझ आ रही है? आपने चीजों को एनालाइज करना है क्रिटिकली। वो अब मैं ऐसा क्या करूं कि हमें एम्ब्रियो मिल जाए। एम्ब्रियो बनेगा तो आगे हम उससे फिर पौधा रीजनरेट करेंगे, हम उसके अंदर शूट बनेंगे, रूट बनेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? कैलस के थ्रू हम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करवाएंगे, करवाने के बाद फिर हमारा एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कब बनेगा? जब फर्ज किया हमने देखा कि जो ना हमारा जो है ना G1 जो जीन है ना, वो ज्यादा एक्सप्रेस होता है। हमने 10-12 ट्रीटमेंट देखी, उसमें देखा कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके अंदर G1 जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, और वो कंट्रोल के साथ टैग भी है। वो कंट्रोल के साथ टैग का मतलब डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड है। अब आप टिश्यू कल्चर लैब के अंदर, आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, आपके पास रियल टाइम पीसीआर मशीन भी है, आपके पास लैब्स भी अच्छी। आप इमेजिन करें ना, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आप इतना इमेजिन नहीं कर सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बुरी यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब हम इसको इमेजिन करें। अब इसको इमेजिन करें, आप एक ऐसी अच्छी दुनिया की लैब में है जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एंड आप उस जहां पर पीएचडी कर रहे हैं, या आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, या आप उधर एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी जॉब हो गई है, आप रिसर्चर हैं वहां, और आपके पास मजा आ जाता है यार, मैं काम करना लगा हूँ, मुझे मटीरियल भी मेरे पास है, ये केमिकल भी अवेलेबल है, मैंने मीडिया भी बना लिया, मीडिया भी अवेलेबल है, रियल टाइम पीसीआर के अंदर मैंने जाके जाके जा रहा हूँ, आरएनए आइसोलेट कर रहा हूँ, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस कर रहा हूँ। जब ऐसी आपके पास लैब हो, आपको मजा आएगा। मजा आएगा ना? मैंने तो इतने मजे लिए हुए हैं। ठीक है, मैं निपची में पहले पीएचडी की, वहां पर हर चीज दुनिया के, आपने निपची देखा हो कभी? इस्लामाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वो है एक्चुअली ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हमारी गल हो गई है ना, पता है? तो ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀट्यूट बनाए हैं ना, उसमें फिर भी फंडिंग की हुई है कि हर शहर दुनिया जहान की ना। और लकली मैंने वहां से पीएचडी कर ली। ठीक है, और वहां पर इतनी फैसिलिटी थी कि मैंने चिल्ली के टिश्यू कल्चर के ऊपर काम किया। मैंने 16 डिफरेंट मीडिया ट्राई किए, फिर भी हमारे पास मीडिया इतने ज्यादा थे कि हमें ना होश नहीं होती थी कि हम उसको कहाँ यूज करें। हाँ, मजाक नहीं करता। वो वहां पर इतनी फैसिलिटी थी ना, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैं तारीफ कर रहा मैं। वो
निजी इदारे की कर रहा हूँ। निजी में ना आप जाए ना कभी टूर लेके, मैं आपको कभी लेके जाऊं तो आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि वहां पर ना, हाँ, एक एक कई कई फ्रिजें पड़ी है, एक एक फ्रिज के अंदर एक एक केमिकल पूरा भरा हुआ है। ये नहीं कि कोई एक आध वायल पड़ी है, पूरी पूरी, वो पूरी पूरी आपको ना मिलेगी वो चीजें ना। और जो चीज आप समझते हैं, मैंने भैया पेपर पढ़ा है, ये केमिकल यूज हुआ है, ये इधर ट्राई करें। ठीक है, मैं लैब में, और हमारा तो स्टोर होता था निफ्टी में, और उसके पास वो बाजी हमारी होती थी क्वेश्चन आज, उन कहते थे ये केमिकल चाहिए, वो ढूंढ के दो, वो 5 मिनट बाद आप आई तो नहीं चाहिए दोनों, मैं क्या हाँ, और लो जो केमिकल, फिर अच्छी कंपनी का, फिर वो मिल जाता था हमें, और हम उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो ऐसे ही काम जब मैं ग्लासगो गया, वो भी मैंने बताया ना कि उन्होंने मेरे को क्या किट दी थी, ओ यार ये तो RNA आइसोलेट कर, मैं शफीक साहब ने डरे हुए कि जनाब भी पता नहीं रिजल्ट होने है कि नहीं। और मैं किया आइसोलेट किया तो RNA आ गया। ओ भाई कॉन्फिडेंस ਦਾ था कितने बूस्ट करता फिर बंदे का ना। फिर मैं वीकेंड में भी काम करता होता था, फिर वो टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में, वहां पर वीकेंड पे हफ्ता तवार पे भी पाकिस्तानी इतने काम करते हैं, मजाक नहीं करता। बाहर जाके ना इतना काम करते हैं, इतनी अच्छी उनकी रिसर्च होती है, इतनी पब्लिकेशंस होती हैं कि यू कांट इमेजिन, यहाँ जिनको यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलती। आप लोगों ने ना समझो टारगेट करना है कि आपने दुनिया की अच्छी लैब्स के अंदर, लेकिन यहाँ बेसिक सीख लिया, लेकिन अगर आपको बेसिक आती होगी ना, तो आप वहां जाके काम करोगे तो आपको इतना मसला, क्योंकि अगर आपको नहीं आता होगा पहले 4 5 6 महीने, तो आपको वहां जाके सीखने को मिल जाएंगे। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने, फर्ज किया आपकी 6 महीने की फेलोशिप है, पहले 3 महीने आपको पता ही नहीं चला वहां जाके करना क्या है। फर्ज क्या मैं कह रहा हूँ, आपको एक शॉर्ट सी फेलोशिप मिली है, तो 3 महीने का आप क्या कर लेंगे आप। ठीक है, अगर आपको पहले ही अभी इधर चीजें आपको सीखनी है, आप बाहर जाएंगे तो आपको आप पहले से प्लान करके जाओगे कि मैंने उन लैब्स के अंदर ये फैसिलिटी है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने करने हैं, और ये इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे, और ये मैंने पब्लिकेशंस करनी है। इतना विजन आप लोगों के पास, समझ आ रही है। तो जब इस तरीके से आप काम करोगे तो आप एक बड़े 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 साइंटिस्ट होगे, की करोगे, बड़े साइंटिस्ट होगे। नहीं तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब एक्सप्लांट है एंड कल्चरिंग। अब ये देखो ना, कल्चरिंग कब करनी है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट जो है, wash your hand with soap and exercise the severe healthy, leave them both young and old, discard the petiole, we hire rinse them with running tap water। मैंने कहा था कि आपने पहले रनिंग टैप वाटर में उसको वॉश करना है, फिर आपने उसको 70% एथेनॉल के अंदर डिप करना है, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ 4 बार वॉश करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि उसको डिप करके उसको फिर आपने वॉश डबल डिस्टिलेटेड वाटर के अंदर, फिर ईच ब्लेड, फिर अच्छा आपने जो भी कटिंग करनी है नेक्स्ट प्लांट की, आप ब्लेड यूज करोगे ना, वो ब्लेड भी ऑटोक्लेव होना चाहिए। कैंची यूज करनी है, सीजर, आपने कैंची को पहले ना अच्छा अब हम बार बार तो नहीं ना ऑटोक्लेव के लिए जाओगे, आपने उसके अंदर एक स्प्रिट रख देना लेदर से, उस स्प्रिट के अंदर ना आपने कैंची को रख देना, ऊपर बाहर वाला पार्ट नहीं, सिर्फ वो यूज वाला पार्ट ना, वो डिप करके उसको आग पे लगा देना। जब आग उसको लगेगी थोड़ी सी, उस आग की वजह से वो 1 मिनट में बुझ भी जाएगी। ठीक है, और वो उससे क्या होगा कि वो सारे का सारा स्टेलाइज हो जाएगा। फिर आपने ये नहीं है कि वो आग के बाद फौरन एक्सप्लांट को काटना शुरू कर देना, तो वो गर्म होगा, वो गर्म करेगा तो एक्सप्लांट को डैमेज करे। आपको उसको थोड़ा सा कूल करना है, कूल करने के बाद फिर उसको कट करना है। हर बार जो नया एक्सप्लांट यूज करना है ना, उसको पहले उसको आपके जितने भी आपका जो सीजर है, आपको फोरसेप्स है, फोरसेप्स को भी आपने ऐसे ही करना है कि उसको एथेनॉल के अंदर चाहे डिप कर दें, डिप करने के बाद फौरन उसको आग के ऊपर ले जाए, फ्लेम के ऊपर, और 1 सेकंड के अंदर एक आधा आधा मिनट के लिए उसको उधर वहां रखें, आग के ऊपर फ्लेम करें, और फिर आप उसको थोड़ा सा कूल करें, फिर आपने उसको क्या करना है, यूज करना है। समझ आ रही है आप लोगों को। टिश्यू कल्चर अगर आपने सीखनी है तो आपको उसकी पूरी अच्छा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने हाथ से किया हुआ काम, वो चीजें सारी मैं जब भी आपको बताने लगता हूं, मुझे याद आ जाते मेरे फिंगर टिप्स पे, ये चीजें मैंने परफॉर्म की हुई है, और इतनी बार की हुई है कि अब मैं उस दिन भी कहा था कि अगर मुझे अभी भी कहे ना कोई बच्चा के भी आपने ना जाके ना लैब में आजकल बस काम किया करना है, तो आई विल बी हैप्पी। मुझे इतना मजा आता था PCR लगाने का,
टिश्यू कल्चर के अंदर वो ऑटोक्लेव करने का और वो चीजें सारी की सारी ना हाथ से काम करने का थोड़ा ही मजा आता था। तो डीएनए आइसोलेट करी जा रहे हैं, 50+ लीफ सैंपल हैं, हम उसको डीएनए आइसोलेट करी जा रहे हैं, प्रोटीन आइसोलेट करी जा रहे हैं, फिर उसके एनालिसिस करी जा रहे हैं, फिर नैनो ड्रॉप है उसके ऊपर उसकी डीएनए की कंसंट्रेशन मालूम करी जा रहे हैं। तो ये चीजें जो होती थी ना डेली, हम ज्यादा डिफरेंट दुनिया की लैब्स के अंदर जब हम करते थे तो हर चीज फैसिलिटी होती थी, तो मजा आता था। अब मैं वो एक्चुअली वो गुमान हम क्यों आगे पंजाबी से, वो उसी वजह से ही कि हम ना, अगर हम बाहर होते ना तो मुझे लगता है कि हाँ हाँ, हम अच्छे साइंटिस्ट होते, हम अच्छी पब्लिकेशन कर रहे होते, हम अच्छे और भी अच्छे रिसर्चर होते जहाँ एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो हमारी दुनिया के अंदर ना कोई कोई नाम होते हैं कि यार ये इस बंदे ने ये डिस्कवरी कर ली है, ये इनोवेशन कर ली है, हमने ये कर लिया, ठीक है। अब आपने ईच ब्लेड इज ट्रांसफर टू द स्टीराइल बैटरी प्लेट्स containing filter paper and explants are prepared with forceps and scalpels. The paper will remove filter paper, उसके बाद आपने रिमूव कर देना है। अच्छा, उसके बाद ये सारी की सारी जो चीजें हैं, द लीफ टिश्यूज effective is organogenesis located in the central part, place the culture in अच्छा, अब उसको कहाँ रखना है? जब मीडिया आपने बना लिया, स्टीराइल कर लिया, उसको ऑटोक्लेव कर लिया, सच पहले ऑटोक्लेव किया मीडिया, एक्सप्लांट लिया, उसको वॉश किया, कट किया, अब हमारे पास उसको डबल डिस्टिल वाटर के साथ कट कर लिया, अब हमारे पास छोटे छोटे एक्सप्लांट आ गए, ठीक है। अब उस एक्सप्लांट को कैसे रखना है मीडिया के ऊपर? फर्ज किया हमारे पास ये इतना सा एक्सप्लांट है, शूट स्टेम वाला, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। लीफ को अपसाइड डाउन रखना है, अपसाइड, जो ग्रीनिश पार्ट है वो नीचे हो, जो नॉन ग्रीनिश पार्ट है वो ऊपर हो। उसका छोटे छोटे कट क्यों? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि लीफ को कट क्यों करना है? अच्छा, कट पता क्यों करना है? कट पार्ट के ऊपर ऑक्सीडेंट साइटोकाइनेस ज्यादा अच्छे तरीके से कैलस बनाते हैं। जितना कट पार्ट होगा वहां पर ज्यादा अच्छी कैलस बनेगी, ग्रो करेगा, ठीक है। जितने, अगर हमारे पास के लीफ है ना, हमने इतना का कट किया तो इस इधर ही वो बनेगा कैलस। अगर हमारे पास लीफ है, हम उसको दरमियान में से गोल कट कर देंगे तो चारों तरफ क्या बनेगी? कैलस। और कोशिश करें कि कैलस बनानी है ना तो लीफ के, सॉरी क्या ये है ना लीफ, ऐसे होते हैं लीफ के पार्ट। आपने यहां से लेना है पार्ट, कहां से? दो दोनों के दरमियान में, वो वहां से आपने, अच्छा आप गोल कैसे कट करेंगे? वो जिससे हम ना वो करते हैं, ये वाला पंची नहीं करते, वो भी ले रहे हैं, उसको भी ऑटोक्लेव एवरीथिंग इज ऑटोक्लेव और स्टीराइल। वो ऐसा होना चाहिए कि वो हम उसको स्टीराइल कर सके, ऑटोक्लेव कर सके, समझ आ गई ना। और उससे लीफ के दरमियान में उसको, वैसे तो हम छुरी के वो उसके साथ भी कर सकते हैं, वैसे सीजर के साथ भी ना कट कर सकते हैं वो उससे। लेकिन ये है कि अगर हमने यहाँ पर ये कट करेंगे तो नॉर्मली इस तरह का होगा, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर सर्कुलर होगा तो वो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कि आप हमारे पास वो ही नहीं हो, सर तो है ही नहीं, इसका कर ही नहीं सकते काम। अब कई दिन सोचते रहे सर हमारे पास तो वो पंच करने वाले नहीं है। देर इज ऑलवेज एन, अगर आप होए और रट्टे वाले एक काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ हफ्ते बाद सोचोगे सर साढ़े को तो है ही नहीं हैगा, काम नहीं होएगा। अगर आप ये सोचना है कि इसका कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है। एक बार ना मैं निपजी में फैसलाबाद में हम सदर्न प्लॉट कर रहे थे, तो एक मीडिया ना, एक किट आती है बाहर से, हमने अमेरिका से मंगवाई थी। वो किट के अंदर ना एक केमिकल था जो कि हमें पीपीएम में चाहिए था। पीपीएम का मतलब 1 mg/लीटर। मुझे ये समझ आई कि कहीं ये 1% लेना है, मैं 1 ग्राम डाल दिया। अब वो है ही 1 ग्राम था, या 2 ग्राम था। वो 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, बाकी सारे उस किट के केमिकल्स थे, वो एक केमिकल खत्म हो गया। अब मैं अपनी मैडम को ना बतावा कि मैं मेरे को तो चबड़ बच गई है, अब क्या किया जाए? कि ये तो मैडम कहना तो एडी जी महंगी किट आ, वो किट जो आती है वो 60-60-70 हजार रुपए की वो। सर मैंने कोई इंटेंशनली तो नहीं किया, लेकिन ये कि किया तो है। तो फिर मैंने ना सोचा कि यार अगर ये काम इसको और कैसे, अगर किट के अलावा हम ये केमिकल हमने खुद लैब में बनाने हो,
फिर कैसे करेंगे? तो फिर मैंने पूरी कोई रिसर्च पेपर पढ़ के ना मैंने देखा कि अच्छा, ये जो केमिकल है ना, इसका अल्टरनेट ये केमिकल हो सकते हैं, और उसको इस तरह मिक्स करके वो केमिकल बनाया जा सकता है। ठीक है, वो मैंने बनाया ना, शुगर उससे रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये वो किट वालों ने भी तो कोई केमिकल ही ऐड किया होगा ना, लेकिन वो बताते नहीं होते कि यहाँ पर क्या केमिकल को उन्होंने अपनी वो बेचनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, प्रोडक्ट्स अपने बेचने होते हैं। तो लेकिन आप अगर सोच लें थोड़ा सा कि ऐसा वो उस टाइम उस प्रोसीजर क्या होता है, वो प्रोसीजर क्या है, और प्रोसीजर के लिए कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं वर्ल्ड वाइड, जरा किसी ने रिसर्च पेपर के अंदर लिखे होंगे, और उसकी कितनी कंसंट्रेशन यूज होती है, तो यू कैन इजिली मेक दूज केमिकल्स इफ ऑल द अदर अल्टरनेटिव्स आर प्रेजेंट इन द लैब। अगर उसके अल्टरनेटिव आपकी लैब के अंदर प्रेजेंट है तो यू कैन इजिली मेक दूज केमिकल्स। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने के क्रिएटिव हैं, और ये आपको इंशाल्लाह ये चीजें ये है एक्चुअली कहते हैं बैठ कर मैं तो करना बढ़िया कर सकना, लेकिन ये काम आप तब आपको आएगा व्हेन यू प्रैक्टिकली परफॉर्म दिस। फिंगर टिप्स पे चीजें, अच्छा आपने ये करना है कि ये एमएस मीडिया बनाया, एक्सप्लांट कट किया, ये किया वो किया, डीएनए एसिलेशन करना है, सबसे पहले 2% सी टैप बफर बनाना है, फिर आपने उसको ग्राइंड करना है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ, फिर आपने उसको फिर ग्राइंड करने के बाद 30 मिनट के लिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, फिर उसमें से बाहर निकालना है। ये सारी चीजें फिंगर टिप्स में याद है। क्यों याद है? कई बार परफॉर्म किए हुए हैं। आपको कब आएंगी ये चीजें याद? अच्छा, इस तरह अब हम जिनोम करते हैं ना, ये हम जिनोम के एक एक स्टेप हमें मेरे मुझे फिंगर टिप्स पे याद है। क्या किया है कि वो प्रैक्टिकली भी हम काम करते हैं लैब्स के, अभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो भी एक एक स्टेप मेरे लिहाज से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए कि वो ना कोई क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे सके वो। ठीक है, और आपके पास इतना नॉलेज है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सारे क्रीम आई है सारी की सारी, जो माशाल्लाह पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ये मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्लास में। जितना मजा आप लोगों को क्लास में पढ़ाने का आता है ना, वो बहुत कम ऐसी क्लासेस होती है जिनको ना कम से कम आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं साथ, अगर बंदा पढ़ाता जाए स्टूडेंट और जल्दी ना मुक जाए क्लास, बस बस यार वो मजा नहीं आता पढ़ाने का, है ना? आप भी शायद कोई टीचिंग कर रहे हो कोई ना कोई अकेडमी में, या कोई कल को आप भी टीचर बनना है, तो आपको मजा आएगा कि यार ऑडियंस जो है ना एंगेज हो, आपसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरे लिहाज से एक टीचर के लिए ऐसे ही है जिस तरह नुसरत फतेह अली खान की तालियां मारते हैं लोग। हम भी एक फनकार है ना, हम टीचर भी एक फनकार होता है कि क्या हर फनकार को चाहिए होती है अप्रिसिएशन। हमारी अप्रिसिएशन क्या है कि आप हमसे क्वेश्चन पूछे। लग रहा होता है कि यार बच्चे हमारा ना चीजें सीख रहे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर फर्ज किया हमें नहीं भी आता, मुझे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, मैं कब पढ़ूंगा घर जाके अगले दिन फिर आके बता दूंगा। तो ये चीजें हैं, टू वे लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा अब है ये रिजल्ट से डिस्कशन है, ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। अब आपने ऑब्जर्व कैसे करना है ये पूरा प्रोसीजर, और चीज के ऊपर मैंने आपको कितने कहा था कि आपने उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है। ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ रूट लीफ एंड कैलस, वो कितने दिन के बाद उसकी कैलस की डिफरेंट टाइप्स क्या है, वो चीजें सारी की सारी एंड ऑफ द 6 to 8 वीक्स काउंट द नंबर ऑफ लीव्स एंड रूट्स फॉर्म ऑन द प्लांट। तो वो सारी कहानी आपने ना, फिर उसके ऊपर हमने स्टैट लगानी, जैसा मैंने अभी कहा था ऑलरेडी, वो जो स्टैट लगाई हुई है उसके अंदर टैग्स कब आते हैं, टैग्स कब आते हैं, तो वो हमने देखना है। पर क्या हमने एक कैलस बनाई, उस कैलस के बाद उसके अंदर उस कैलस से 10 पौधे आगे रीजनरेट हुए। एक दूसरी की तरह की कैलस थी, उससे सिर्फ एक पौधा रीजनरेट हुआ। वो एक कैलस एक और ट्रीटमेंट से बनी थी, वो दूसरी कैलस, अब इट मींस एक कंट्रोल थी जिसके अंदर बिल्कुल कोई कैलस नहीं बनी। एक कंट्रोल में एक में 10 बन रहे, एक में डेक्स बन। अब ये भी डेक की किस्म का डेक है। डेक यहाँ पर किस फॉर्म में है? नंबर ऑफ प्लांट्स रीजनरेटेड। डेक्स इसे कहेंगे DRP, इसको हम कहेंगे डिफरेंशियली रीजनरेटेड प्लांट्स। डिफरेंशियली रीजनरेटेड प्लांट्स। तो जिस ट्रीटमेंट से ज्यादा प्लांट रीजनरेट हो रहे हैं, इट मीन दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमें मिनिमम इनपुट्स और मैक्सिमम आउटपुट आ रही है। तो मुझे लगता है काफी है, मेरा भी रोजा भी है तो थोड़ा भी रोजा होना
होपफुली यू एंजॉय द लेक्चर टुडे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी वो फातिमा ने आज नहीं बताया कि क्या करना है लैब के अंदर। चलो अल्लाह, कल कल देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा।